तो हम लोग पीछे लेक्चर में देखें अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है आप लोग को हम समझा चुके हैं। अगर कोई वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने क्या किया था कि परमाणु के अंदर, है ना, परमाणु के अंदर देखना चाह रहा था कि आखिर परमाणु किन चीजों से मिलके बना है। परमाणु जो है सब कोई साइंटिस्ट बोलते आया है, मतलब बहुत साइंटिस्ट जो है बोलते आया है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है, मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स रहता है परमाणु के अंदर। 3 पार्टिकल्स होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावे क्या परमाणु के अंदर और भी कुछ पार्टिकल्स होता है? परमाणु के अंदर अगर पार्टिकल्स है तो वो किस पोजीशन पर है? जे थॉमसन ने कहा था कि भाई परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक जगह सटा हुआ रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। तो वही चीज के बारे में पता लगाने के लिए रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि आखिर परमाणु के अंदर क्या पूरा सॉलिड के रूप में भरा हुआ है कि खाली है। परमाणु के अंदर कितना भाग खाली है, कितना भाग सॉलिड है, परमाणु के सेंट्रल प्लेस में क्या है, इसके बारे में पता लगाने के लिए रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। और वो एक्सपेरिमेंट क्या किया? अल्फा पार्टिकल्स को लेकर किया। अल्फा पार्टिकल्स को लिया, उसके बाद एक्सपेरिमेंट किया। तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट के लिए क्या क्या रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में क्या किया वो अपना सेटअप बनाया। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, सबसे पहले गोल्ड फॉयल लिया, सोने के महीन पत्थर। भाई गोल्ड को ही क्यों चुना रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में? इसलिए कि गोल्ड को हम लोग बहुत ही थीन लेयर बना सकते हैं, बाकी और एलिमेंट में ऐसा प्रॉपर्टी नहीं है। आप पतला पत्थर बनाइएगा, मान लो लोहा का बनाइएगा, आप बनाइएगा एल्युमिनियम का, कॉपर का, तो टूट जाएगा। लेकिन गोल्ड आप बहुत ही महीन पत्थर बना सकते हैं। वेरी वेरी थिकनेस, वेरी गोल्ड फॉयल, वेरी थिन गोल्ड फॉयल, बहुत ही पतला पत्थर बना सकते हैं। और गोल्ड लेस रिएक्टिव भी होता है। सारा एलिमेंट से गोल्ड जो है बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है, इसीलिए रदरफोर्ड ने गोल्ड एटम को चुना। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, गोल्ड का एक लेयर वाला एटम्स लिया, एक प्लेट लिया, एक ही लेयर वाला जिसमें सिंगल 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 एटम बैठा हुआ है। देख सकते हैं आप इस फिगर में, है ना, फिगर में देख सकते हैं कि सिंगल 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 गोल्ड बैठा हुआ है, सिंगल 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 गोल्ड बैठा हुआ है, एक लेयर वाला। उसके बाद गोल्ड के प्लेट के बैक साइड में, है ना, ZnS का स्क्रीन रख दिया, पर्दा। भाई उसका मतलब क्या है, कोई पार्टिकल उसमें जाकर टकराएगा तो चिंगारी उत्पन्न होगा, फ्लोरोसेंस बोलते हैं, फ्लोरोसेंस, ग्लो दिखाएगा। मतलब कोई पार्टिकल उसमें जाकर टकराएगा तो चिंगारी उत्पन्न होगा, जिससे मालूम चलेगा कि हाँ वहां जाकर पार्टिकल्स टकराया है। तो गोल्ड फेयर के चारों तरफ बैकग्राउंड जो लगाया गया है, ZnS स्क्रीन लगाया गया है, जिंक सल्फाइड का स्क्रीन, जिसको बोलते हैं फ्लोरोसेंस। और क्या लिया गया, अल्फा पार्टिकल्स लिया गया। अल्फा पार्टिकल का सोर्स हम बताए थे भाई, यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम से मिलता है। कुछ एलिमेंट्स स्वतः अल्फा बीटा गामा किरणें निकलते रहता है, या फिर आप अल्फा पार्टिकल्स बना सकते हैं हीलियम एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके। जो He2+ आयन आएगा वही है अल्फा पार्टिकल्स। तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स को लिया, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड लेड के कंटेनर में लिया, और उसके बाद क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को हाई रेंज के साथ गोल्ड फॉयल में बम्बार्डेड करवाया। देखिए रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें क्या क्या लिया था। सबसे पहले लेड कंटेनर लिया था, लेड कंटेनर में बहुत सारे अल्फा पार्टिकल को स्टोर किया। भाई बम्बार्डेड करवाने के लिए, गोल्ड का जो फॉयल है उस पर बम्बार्डेड करवाने के लिए, और गोल्ड के
बैकग्राउंड में क्या किया, ZNS का स्क्रीन लिया गया और रदरफोर्ड खुद माइक्रोस्कोप से देखना स्टार्ट किया। ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के बाद माइक्रोस्कोप से देखना चालू कर दिया। तो अल्फा पार्टिकल्स को बहुत ही कॉम्बिनेशन, बहुत ज़्यादा अल्फा पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन से भेजा, जिसको बोलेंगे बीम, जैसे बीम लाइट होता है। तो उसी तरह अल्फा पार्टिकल्स को हाई रेंज के साथ गोल्ड फॉइल में बम्बार्डेड करवाया और ये एक्सपेरिमेंट 1911 में किया था रदरफोर्ड। और देखा, निम्नलिखित सच्चाई को देखा, जब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स को रदरफोर्ड ने सोने के महीन पत्थर पर बम्बार्डेड करवाया, टकराया, तो निम्नलिखित फैक्ट्स, फॉलोइंग फैक्ट्स आर ऑब्जर्व्ड, निम्नलिखित सच्चाई को वो प्राप्त किया। पहला सच्चाई है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासेस थ्रू गोल्ड फॉइल इन स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी हिंड्रेंस। मतलब कहता है कि अधिकांश अल्फा पार्टिकल्स जो है, अधिकांश कहे यानी अगर आप 10,000 अल्फा पार्टिकल्स पास करवा रहे हैं तो सोच लीजिए 40-50% ही अल्फा पार्टिकल्स जो है डेविएट हुआ होगा और मान लो आपका जो है बाकी अल्फा पार्टिकल्स सीधी रेखा में निकल गया। यानी 10,000 पार्टिकल्स में 14-15 पार्टिकल्स ही जो है रिफ्लेक्ट किया होगा, डेविएशन किया होगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में आया होगा। बाकी पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में निकल गया विदाउट एनी हिंड्रेंस, कोई रोकने वाला नहीं है। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है अपने रास्ते से डेविएट हो चुका है, यानी डेविएट हो जाता है। कुछ अल्फा पार्टिकल्स अपने पाथ से डेविएट हो जाता है और बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स, यूं कहे तो आप बोल सकते हैं अगर 20,000 अल्फा पार्टिकल्स भेजे होंगे उसमें से एक अल्फा पार्टिकल्स, 2 अल्फा पार्टिकल्स रिफ्लेक्टेड हो जाता है 180 डिग्री से। देखिए, अलग अलग बुक में अलग अलग इसका है। तो एनसीईआरटी की बुक में कहा है कि अगर 20,000 अगर आप अल्फा पार्टिकल्स भेज रहे हैं गोल्ड फॉइल में, अगर आप बम्बार्डेड करवा रहे हैं तो उसमें से एक अल्फा पार्टिकल जो है जिस पथ से गया उसी पथ से वापस आ जाता है। जिस रास्ते से जा रहा है और गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद उसी रास्ते से 180 डिग्री के कोण से रिफ्लेक्ट हो जाता है। कुछ बुक में ये भी दिया भाई 90 डिग्री से भी रिफ्लेक्ट होता है, 1 डिग्री से भी रिफ्लेक्ट होता है। यानी हम बताएं क्या कि अगर आप 10,000, देखिए कुछ बुक में ये भी दिया हुआ है कि अगर 10,000 अल्फा पार्टिकल्स को भेज रहे हैं तो 14%, मात्र 14%, 10,000 का 14% जो है रिफ्लेक्ट होता है, डेविएट होता है। बाकी परसेंट जो है स्ट्रेट लाइन में निकल जाता है। तो ये था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। इन 1911 रदरफोर्ड बम्बार्डेड ऑन ए वेरी थिन gold foil with alpha particles and he observed following facts. पहला, most of the alpha particles passes through gold foil in straight line without any hindrance. Second point, some of the alpha particles are deviated from their path near central place. Third point, a few alpha particles are रिफ्लेक्टेड बैक। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि अधिकांश अल्फा पार्टिकल्स जो है सीधे रेखा में निकल गया, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स जो है अपने रास्ते से डेविएट हो गया, कुछ अल्फा पार्टिकल्स अपने रास्ते से डेविएट हो गया और बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स जो अपने ही पथ पर वापस आ गया। जब रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्डेड करवा रहा था सोने के प्लेट पर और वो माइक्रोस्कोप से देखना चालू किया तो देखा कि अधिकांश अल्फा पार्टिकल जिस रास्ते से जा रहा है जेडन स्क्रीन पर उसी जगह पर क्या कर रहा है, टकरा रहा है, चिंगारी उत्पन्न हो रहा है, फ्लोरोसेंस ग्लो उत्पन्न हो रहा है। मतलब अधिकांश अल्फा पार्टिकल जो है सीधे जाके ZNS स्क्रीन से टक्कर लगा रहा है, चिंगारी उत्पन्न हो रहा है।
कुछ अल्फा पार्टिकल्स देखा कि जैसे ही एटम के सेंट्रल प्लेस से होकर के गुजर रहा है तो देख रहा चिंगारी जो है स्ट्रेट लाइन में, आपका जो है स्ट्रेट लाइन में चिंगारी उत्पन्न होना चाहिए, लेकिन नहीं, देख रहा है कि बहुत साइड में जाके चिंगारी उत्पन्न हो रहा है, साइड में जाकर के। इससे प्रूफ हो रहा है कि अल्फा पार्टिकल्स अपने रास्ते से डेविएट हुआ, फिगर में आप देख सकते हैं। और बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स जो है रिफ्लेक्टेड बैक। तो ऐसा क्यों हो रहा है रदरफोर्ड ने बताया। तो रदरफोर्ड ने ऐसा क्यों का जवाब दिया, तो एक थ्योरी बना के दिया अलग सा, जिसको बोलते हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, या बोल सकते हैं आप न्यूक्लियर थ्योरी ऑफ एटम। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, या आप बोल सकते हैं न्यूक्लियर थ्योरी ऑफ एटम, परमाणु का नाभिकीय सिद्धांत। तो रदरफोर्ड ने समझाया बाद में कि भाई अधिकांश अल्फा पार्टिकल्स जो सीधी रेखा में निकल जा रहा है, इससे इंडिकेट हो रहा है, इससे प्रूफ हो रहा है कि परमाणु के अंदर अधिकांश भाग खाली है। परमाणु के अंदर अधिकांश भाग क्या है? खाली है, एम्प्टी है। इसीलिए तो अधिकांश अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में निकल जा रहा है विदाउट एनी हिंड्रेंस। Most of the alpha particles passes through gold foil in straight line without any hindrance, which indicates that most of the space inside the atom is empty. परमाणु के अंदर अधिकांश भाग खाली होगा, तभी जो है अधिकांश अल्फा पार्टिकल्स पासेस हो गया। अच्छा, some of the alpha particles are deviated. कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है अपने पाथ से विचलित हो जाता है। इससे इंडिकेट करता है कि वे सभी अल्फा पार्टिकल्स क्या किया होगा कि सेंट्रल प्लेस से हो करके जब गुजरा तभी रिफ्लेक्ट हुआ, तभी डेविएट हुआ। जो अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड हो रहा है, इसका मतलब वो सेंट्रल प्लेस से होकर के गुजर रहा है। ये चीज देख रहा है कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल सेंट्रल प्लेस से होकर के गुजर रहा है, वो डेविएट हो जा रहा है। इससे प्रूफ हो रहा है कि सेंट्रल प्लेस पर अवश्य पॉजिटिवली चार्ज होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल्स के नजदीक आएगा तो पॉजिटिव क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। तो इससे प्रूफ होता है कि सेंट्रल प्लेस पर मस्ट बी पॉजिटिवली चार्ज। और पहले से साइंटिस्ट बता के आ चुका है कि सेंट्रल प्लेस में भाई प्रोटॉन रहता है, प्रोटॉन। इससे प्रूफ हो चुका है कि सेंट्रल प्लेस पर प्रोटॉन है। उस जगह को कहा गया है न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस जो है प्लस चार्ज से बना हुआ है। ये रदरफोर्ड का कहना था कि न्यूक्लियस जो है परमाणु के अंदर जो सेंट्रल प्लेस है उसमें पॉजिटिव ही चार्ज है। इसीलिए अल्फा पार्टिकल्स को रिफ्लेक्ट कर दिया। ऐसे पॉजिटिवली चार्ज प्लेस को कहा गया है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का जो डिस्कवरी हुआ एक्सपेरिमेंट के सहायता से, वो रदरफोर्ड के अनुसार हुआ। इससे प्रूफ हो गया कि न्यूक्लियस के अंदर एटम के अंदर आपका जो है न्यूक्लियस है, जहां प्रोटॉन का चार्ज है, जहां प्रोटॉन रहता है। और थर्ड पॉइंट जो कहा था, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स जो है रिफ्लेक्टेड बैक हो जाता है। इससे प्रूफ होता है कि वे सभी अल्फा पार्टिकल मस्ट बी कोलाइडेड विथ सॉलिड प्लेस, यानी जो पार्टिकल्स जिस पथ से गया उसी पथ से वापस आ गया। इससे प्रूफ होता है, इससे इंडिकेट करता है कि वे सभी अल्फा पार्टिकल्स जो है सॉलिड प्लेस के साथ टकराया होगा। भाई कोई पार्टिकल्स सॉलिड प्लेस के साथ टकराएगा, वही तो रिफ्लेक्ट होगा। तो वैसे सॉलिड प्लेस को कहा गया है न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड के अनुसार न्यूक्लियस का दो डिफिनेशन है। एक तो परमाणु के अंदर सॉलिड प्लेस को बोलेंगे न्यूक्लियस, और एक परमाणु के अंदर पॉजिटिव चार्ज, जहां पॉजिटिव चार्ज रहता है, जहां प्रोटॉन रहता है, उस प्लेस को कहा गया है न्यूक्लियस।
इसके अलावा रदरफोर्ड ने क्या किया कि जो अल्फा पार्टिकल्स जो डेविएशन हो रहा था, तो कुछ एंगल बना के डेविएशन हो रहा था, उसके बेसिस पर रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का साइज के बारे में पता लगाया। और न्यूक्लियस का साइज के बारे में रदरफोर्ड ने कहा कि ऑर्डर में होता है, ऑर्डर में न्यूक्लियस का साइज भाई हम ऑर्डर में बता सकते हैं 10⁻13 सेंटीमीटर। यानी वो न्यूक्लियस का साइज रदरफोर्ड ने पता लगा करके हम लोग से कहा कि न्यूक्लियस का साइज जो होता है 10⁻13 सेंटीमीटर होता है, और एटम का साइज जो होता है 10⁻8 सेंटीमीटर होता है। न्यूक्लियस का साइज 10⁻13 सेंटीमीटर ऑर्डर में, और एटम का साइज जो होता है 10⁻8 सेंटीमीटर होता है ऑर्डर में। इन दिस वे, इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस का जो साइज होता है 10⁵ टाइम्स स्मॉलर होता है देन एटम। यानी न्यूक्लियस का साइज एटम से 10⁵ गुना स्मॉलर होता है। ठीक है। और भी था, रदरफोर्ड का मॉडल और भी था, थ्योरी था। रदरफोर्ड कहता है कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करता है न्यूक्लियस के चारों ओर, जो घूमता है हाई वेलोसिटी के साथ, तो एक बाहर की ओर फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्र बल। भाई हम ही लोग अगर ग्राउंड में घूमेंगे या कहीं भी सर्कुलर पाथ पे घूमेंगे तो बाहर की ओर एक फोर्स कायम करता है। उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने शरीर को, या अगर हम लोग टू व्हीलर चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो झुकाना पड़ता है, बेंड करना पड़ता है। जिधर आप घूम रहे हैं उसी की तरफ बेंड करना पड़ता है, बैलेंस। तो ठीक इलेक्ट्रॉन भी वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, तो बाहर की ओर एक फोर्स कायम हो रहा है। उस फोर्स को कहा गया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्र बल। उसे बैलेंस करने के लिए अंदर की ओर उतना ही फोर्स लगता है, और वो लगता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच प्रोड्यूस्ड होता है। और इलेक्ट्रॉन बैलेंस होते हुए लगातार घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के साथ टकराता नहीं है, और एटम बर्बाद नहीं होता है। एटम इज नॉट डिस्ट्रॉयड। इलेक्ट्रॉन जो लगातार घूम रहा है ऑर्बिट में, इसका मतलब यह है कि ऑर्बिट में जो घूम रहा, तो एक बाहर की ओर फोर्स जितना लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उतना ही फोर्स अंदर की ओर लग रहा है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और बैलेंस होते हुए घूमता है। तो आई होप आप लोग को मालूम चल गया रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल।